नाज़रीन, हम एक क्रॉस रोड के ऊपर आकर खड़े हो गए हैं जहां से आगे एक ऐसा मौका भी है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी है कि मौजूदा जो जंगें हैं वो रुक सकती हैं। यूक्रेन की वॉर रुक सकती है, गजा की जहरियत रुक सकती है और ईरान की जो वॉर है वो प्रिवेंट हो सकती है। क्योंकि आप देखिए, बड़ी गैर मामूली काविश इस वक्त हो रही है। यहां पर जो ईरान और अमेरिका की टॉक्स हो रही हैं वो बड़ी ही खुशाइंद है और उसमें एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है कि मामला जो है वो किसी एग्रीमेंट की तरफ जा सकता है। यूरोप भी डिप्लोमेसी की बात कर रहा है और वो क्यों कर रहा है वो हम वजूहात डिस्कस कर चुके हैं। रशिया, चाइना ये ऑन बोर्ड हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि रीजन को अगर हम देखते हैं तो रीजन की कोऑर्डिनेशन आपस में है। सऊदी अरेबिया के जो किंग हैं उनके बेटे जो है वो ईरान पहुंचे 1997 के बाद और उन्होंने वहां पर खड़े होकर ये कहा कि आज के बाद जब वो ईरान सऊदी अरेबिया का भाई है, और उसके जवाब में ईरान ने क्या कहा कि सऊदी अरेबिया ईरान का भाई है। तो एक जो सर्द जंगें दरमियान में थी, जो आपस में क्लैशेस थे, वो कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, पीस, इस सारी एफर्ट्स के अंदर बदल चुके हैं। तो एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी यहां पर क्रिएट हुई है पीस के हवाले से, सीज फायर्स के हवाले से, तमाम जंगों और जारियत के अंदर। लेकिन ये एक ऐसा क्रॉस रोड भी है कि जहां पर हम बहुत बड़ी जंग की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, बहुत भयानक जंग की तरफ भी जा सकते हैं। तो हम एक्चुअली किस तरफ जाएंगे, तो इसको डिग आउट करने के लिए यह देखना जरूरी है कि इजराइल इस वक्त क्या कर रहा है। क्योंकि इजराइल के पास वो बटन है जिसको दबाकर वो बहुत बड़ी जंग जो है वो छेड़ सकता है। नतीजा इजराइल की शिकस्त, तबाही, वो एक अलग चीज है, लेकिन इजराइल के पास वो बटन है कि जिसको दबाकर वो बहुत बड़ी जंग छेड़ सकता है। तो इस वक्त जो मेजर रिपोर्ट्स नाज़रीन सामने आ रही हैं, तो इसके मुताबिक जो है वो इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करने जा रहा है। इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर अटैक करने जा रहा है इवन विदाउट अमेरिकन सपोर्ट। अमेरिका से तो जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें तो देखे ना, वो तो मुज़ाकरात कर रहे हैं ना, तो वहां असेसमेंट भी सारा कुछ हुआ। तो अमेरिका तो पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है और वो चाह रहा है कि कोई एग्रीमेंट यहां पर हो जाए। फिर अमेरिका को यह भी है कि भाई रशिया जो मुसलसल कोऑर्डिनेट कर रहा है। लेकिन इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर अमेरिकी सपोर्ट के बगैर भी हमला करने जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह समझ लीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने की है। देखिए, यहां पर इजराइल का एक बड़ा खुफिया मकसद है ईरान के ऊपर हमला, इसलिए हर सूरत में होगा और अगले 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इसके अंदर अंदर मैं आपको बताऊं कि 90% इस वक्त खदशात हैं कि ईरान के ऊपर इजराइल अटैक करेगा। एक तो जाहिरी मकसद है कि वो कब से ईरान को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उनकी हेट टुवर्ड्स ईरान, ये सारी चीजें। और ईरान चूंकि उनके सामने सरेंडर नहीं किया, सबड्यू नहीं किया, उनके साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं की, तो वो तो एक बात ऑब्वियस, ये मकसद तो है। लेकिन इस वक्त हम क्यों कह रहे हैं कि ये हमला हर सूरत के अंदर होगा? इसके 90% चांसेस है, इसका 90% खतरात है। उसकी वजह नाज़रीन यह है कि इजराइल को, नेतन्याहू को गजा की एथनिक क्लिंजिंग के लिए ईरान जंग बहुत जरूरी है। इस वक्त जो सूरत हाल बन गई है इजराइल के अंदर, जिस हद तक ये प्रोटेस्ट चले गए हैं, इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उस पर आगे चलकर हम तफसीली बात भी करेंगे। 1,40,000 वो तादाद हो गई है, फौज और वो सारे उनके इंस्टीट्यूशंस, उनके लोग 1,40,000 जिन्होंने जंगबंदी का मुतालबा कर दिया है। तो अंदरूनी तौर पर जिस लेवल के ऊपर ये अपोजिशन चली गई है और यूरोप की अपनी पोजीशन वो किस तरह से बैक ऑफ कर रहा है, सारी चीजें जो तब्दील हो रही हैं, और सबसे बढ़कर अंदरूनी जो अपोजिशन है, ये वाज़ेह है कि नेतन्याहू जो है वो ज्यादा देर तक इस जंग को जारी नहीं रख सकता है। एट द एंड आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर अंदर जो है उसको सीज फायर की तरफ जाना पड़ेगा। अंदरूनी मामलात इस सतह के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो इसको रोकने के लिए, इसको रिवर्स करने के लिए, और गजा की एथनिक क्लींजिंग, जिसमें आप देखिए कि वो कितने टाइम से एक सिस्टमैटिक तरीके से गजा की एथनिक क्लींजिंग कर रहे हैं। आज से 10 साल बाद दोबारा तो उनको ये दुनिया मौका नहीं देने वाली, दुनिया तो फिर बहुत आगे जा चुकी होगी अगर गजा की रिकंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें दोबारा से शुरू हो जाती हैं। तो जो कुछ उन्होंने गजा में किया है, ये दोबारा तो उनको मौका मिलने वाला नहीं। तो यहां पर वो हाफ एथनिक क्लींजिंग कर चुके हैं, लाखों को शहीद और जख्मी कर चुके हैं, जो है वो तबाह कर चुके हैं, गजा को पूरी तरह से मलबे का ढेर बना चुके हैं, एड रुकी हुई है, जो भी सूरत हाल आपके सामने है। तो इस एथनिक क्लींजिंग को कंप्लीट करने के लिए इस वक्त एक बड़ी जंग जरूरी है और इसीलिए नेतन्याहू को एक रीजनल वॉर जरूरी है। एक रीजनल वॉर की सूरत के अंदर यह होगा कि गजा से जो तवज्जो है वो हट जाएगी। ठीक है ना, आप दरमियान में नोट करें, जब हिजबुल्लाह के साथ जंग चल रही थी तब भी बहुत ज्यादा फोकस हिजबुल्लाह के ऊपर हो गया था। तो अगर यहां ईरान की जंग छिड़ जाती है तो वो एक कवर मिल जाएगा, इजराइल को तवज्जो वहां से हट जाएगी
और सारा मीडिया का फोकस भी, और वो प्रेशर जो है वो खत्म हो जाएगा। अंदरूनी तौर पर भी नेतन्याहू की कैलकुलेशन ये है कि उसको जो ये अपोजिशन ये खत्म हो जाएगी और गजा की ये जो एथनिक क्लिंजिंग है, फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना, इसको वो जो है वो कामयाबी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। और रीजनल वॉर भी नेतन्याहू को वो चाहिए, इजराइल की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को वो चाहिए जिसमें इजराइल को ना लड़ना पड़े। यानी इस वक्त आप जरा पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा सामने रखें। एक तरफ इजिप्ट है, अगर इजराइल इजिप्ट के ऊपर हमला करता है, जो कि वो कर सकता है, इजिप्ट के ऊपर हमला करता है, तो यहां पर क्या अमेरिका आकर इजिप्ट के खिलाफ लड़ेगा? नहीं, इजराइल को खुद लड़ना पड़ेगा। इसी तरह जॉर्डन खुद लड़ना पड़ेगा, शाम, लेबनान, यहां पर भी खुद ही लड़ना पड़ेगा। द ओनली कंट्री इन द मिडिल ईस्ट जहां पर अमेरिका को ड्रैग किया जा सकता है वो ईरान है। बाकी किसी भी मुल्क में अटैक तो किया जा सकता है, उसके साथ बड़ी जंग भी शुरू की जा सकती है, लेकिन उसमें इजरायली आर्मी को खुद लड़ना पड़ेगा। और इजरायली आर्मी जिस तरह से एग्जॉस्टेड है वो नहीं लड़ सकती है, ठीक है ना। तो उनको चाहिए अमेरिका, और अमेरिका क्या मतलब सऊदी अरेबिया के खिलाफ जंग में आएगा, यूएई के खिलाफ आएगा, कतर में आएगा? भाई किस कंट्री के खिलाफ आएगा ना, मिस्र जॉर्डन के खिलाफ आएगा। एक ही कंट्री है और वो है ईरान। तो इसलिए वो ईरान की जंग करना चाहते हैं हर सूरत के अंदर, क्योंकि एथनिक क्लिंजिंग करने के लिए रीजनल वॉर जरूरी है। वो रीजनल वॉर जिसमें अमेरिका आ सके, और अमेरिका किसके खिलाफ आ सकता है? द ओनली कंट्री इज ईरान। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 90% इसके चांस, 10% हम इसलिए रख रहे हैं कि कोई भी वाकया हो सकता है, कोई भी अनहोनी हो सकती है, इसमें तो कोई आप 100% श्योर नहीं हो सकते। कोई भी सूरत है, वैसे भी ट्रंप बैठा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90% से मुराद 100% ही हम कह रहे हैं, ठीक है। 10% का मार्जिन जब आप वैसे रखते हैं तो 90% इसके चांसेस हैं। क्योंकि देखिए, अगर यहां पर आज जंग रुकती है, अगर ये रीजनल वॉर नहीं छिड़ती, जंग रोकना पड़ेगी। तो जंग रोकना पड़ेगी तो उसके बाद क्या होगा? नेतन्याहू जेल जाएगा, जेल के बाद तख्ते के ऊपर होगा, जो उसने ये सारे वॉर क्राइम्स किए हैं, अंदरूनी तौर पर जो करप्शन के केसेस चल रहे हैं, और क्या उसने विक्ट्री यहां पर हासिल की है कि लोगों को शहीद करने के अलावा क्या उसने यहां पर अचीव किया है? यही ना कि लाखों लोगों को वहां पर शहीद और जख्मी कर दिया है। अब इसकी एक और दलील लीजिए कि ये हमला क्यों अब इसकी एक और दलील लीजिए कि ये हमले होने के चांसेस इतने ज्यादा क्यों हैं। आप जरा नोट करें, असेस करें, क्या इजराइल जो है वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय कर सकता है? इस वक्त ये डिबेट जारी है, इजराइल के अंदर भी जारी है, वेस्ट के अंदर भी जारी है, मिडिल ईस्ट के अंदर भी ये सारा डिस्कस किया जा रहा है। इजराइल ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, ठीक है। उसकी सबसे बड़ी वजह, एक तो वो हम बता चुके हैं कि B-2 बॉम्बर्स जरूरी हैं इसके लिए, और वो खास बंकर बस्टर बॉम्ब जो बनाया है अमेरिका ने ईरान के लिए, वो इजराइल के पास नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, और इसको जो सुप्रीम लीडर के एडवाइजर हैं वो एक इंटरव्यू में कह भी चुके हैं कि इनके पास ये कैपेबिलिटी ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो असली बिल्डिंग कहां पर है जहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट का काम हो रहा है। बहुत सारी सुरंगें हैं, एंट्रेंस एक जगह के ऊपर है, उसके नीचे कितनी सुरंगें हैं, किस डायरेक्शन के अंदर हैं, असल बिल्डिंग अंडरग्राउंड कहां पर है, इनको नहीं पता। ये उधर गजा के अंदर सही लोकेट नहीं कर सके, तो वहां ईरान के अंदर जाकर ये सही लोकेट क्या करेंगे? तो ये ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ये अटैक करेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि ईरान फौरी तौर पर न्यूक्लियर बना लेगा, यानी उसका नतीजा भी उल्टा निकलना है, और इस बात का इजराइल को पता है। अगर हम यहां पर ये बात कर रहे हैं और बाकी मिडिल ईस्ट में खुलकर ये बात हो रही है इजराइल के अंदर, अभी परसों इजराइल का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उसने ये बयान दिया है, उसने कहा इजराइल के पास कैपेबिलिटी नहीं है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय करने की। वेस्ट के अंदर ये खुलकर डिस्कस हो रहा है। तो भाई, जब इजराइल को पता है कि हम ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो फिर ईरान के ऊपर हमला करने का क्या मकसद है? और वो न्यूक्लियर के ऊपर अटैक कर रहे हैं ना, तो न्यूक्लियर तो ईरान कह रहा है कि हम बनाने नहीं चाहते, तो अटैक करना है ईरान पर ताकि आगे से ईरान जवाबी अटैक करे, और फिर अमेरिका जब इसके अंदर ड्रैग हो जाए, डेफिनेटली वो इसके अंदर ड्रैग हो जाएगा। आप जरा नोट करें, अमेरिका क्या ईरान को तबाह नहीं करना चाहता? बिल्कुल तबाह करना चाहता है, और उन्होंने मीटिंग बुलाई अटैक की फाइनल वो देने के लिए, अप्रूवल देने के लिए, और उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर असेस किया। तो असेसमेंट के अंदर उनको क्या बात सामने आई कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्चुअली क्या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको लोकेट किया जा सकता है, उस बिल्डिंग को। ये सारी चीजें वहां पर डिस्कस हुई। दूसरी बात कि कोई स्ट्रेटेजिक विक्ट्री नहीं होगी अमेरिका के लिए इसमें, मतलब ईरान आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, आपके साथ आगे मामला बढ़ाने के लिए तैयार है, ठीक है। तो यहां पर स्ट्रेटेजिक क्या अचीवमेंट हासिल हो जाएगी? उल्टा मिडिल ईस्ट जो है वो दूसरी तरफ चाइना और रशिया की तरफ जाकर खड़ा हो जाएगा। आप अपने जो गल्फ पार्टनर्स हैं उनको खतरे में डाल रहे हैं। भाई, सऊदी अरेबिया ईरान में जाकर बैठा हुआ है, ये वो माजी वाली दुनिया नहीं है। सऊदी अरेबिया तेहरान के अंदर बैठा हुआ है, सुप्रीम लीडर के साथ जाकर मुलाकातें कर रहे हैं, ठीक है। तो गल्फ रियासतें जो है वो नहीं चाहती ईरान के साथ जंग करना, तो नतीजा क्या निकलेगा?
ये रियासतें जो है वो क्या $1 ट्रिलियन जो है वो अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगी? नहीं, ये चाइना की तरफ जाएंगी, ये रशिया की तरफ इनका रुझान जो है ज्यादा हो जाएगा, तो स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी। फिर आप अगली बात देखिए कि अमेरिका को अब ये वाज़ेह हो चुका है कि हमारे हमले का नतीजा सिर्फ ये निकलेगा कि ईरान न्यूक्लियर बना लेगा, क्योंकि इस वक्त वो न्यूक्लियर नहीं बना रहा, ठीक है ना। लेकिन जब हमला हो जाएगा तो मिडिल ईस्ट के ममालिक को भी पता चल जाएगा कि देखो पहल अमेरिका ने की है, अब ईरान का राइट है कि वो न्यूक्लियर बना ले, तो उनको भी कोई इतराज नहीं होगा, चाइना रशिया को भी कोई इतराज नहीं होगा, बाकी दुनिया भी देख लेगी। देखें, यूक्रेन में अमेरिका ने, वेस्ट ने अपनी पॉलिसी इंपोज की ना पूरी दुनिया के ऊपर कि नहीं नहीं यूक्रेन सही है, रशिया गलत है, ठीक है। जाहिर तौर पर तो शुरू में सबने कहा कि ठीक है जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही होगा। क्या अल्टीमेटली वैसे ही हुआ? क्या दुनिया ने वैसे ही माना जैसे अमेरिका और वेस्ट कह रहे थे कि ऐसे मानो, यूक्रेन को सही मानो, रशिया को गलत मानो? क्या ऐसे हुआ? ऐसे नहीं हुआ। तो जब अमेरिका अटैक कर देगा तो अमेरिका की रही सही क्रेडिबिलिटी उनके अपने पार्टनर्स के अंदर भी निकल जाएगी, और ईरान के पास ये पूरी जस्टिफिकेशन, पूरा जवाब होगा कि वो न्यूक्लियर बना ले। तो अमेरिका को इस जंग के अंदर कोई जो है वो बेनिफिट नजर नहीं आया, कोई विक्ट्री नजर नहीं आई है, तो इसलिए वो पीछे हट गए। लेकिन अमेरिका का चूंकि मामला डिफरेंट है, इजराइल का मामला डिफरेंट है। इजराइल ने, नेतन्याहू ने तो एथनिक क्लींजिंग करनी है, इसलिए वहां पर हमले का मतलब न्यूक्लियर को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ईरान को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, बल्कि एक जंग छेड़नी है जिसके कवर के अंदर जो है वो गजा की एथनिक क्लींजिंग कर सके। ये वो पॉइंट है जिसको समझने की जरूरत है। इसलिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरा मिडिल ईस्ट इस बात को समझ रहा है, ईरान इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है, सऊदी अरेबिया, बाकी मालिक इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और सबका कंसेंसस यह है कि एक बड़ी जंग होने से रोकना है, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा देखे ना, एक तो बाकी ईरान के लोग, बाकी सब लोग जो है वो इससे मुतासर होंगे, कैजुअलिटीज होंगी, और सबसे ज्यादा गजा के लोग। प्रायोरिटी जंग को बढ़ाना नहीं, प्रायोरिटी जंग को रोकना है, गजा का सीज फायर करवाना है। तो ये इसके लिए पूरी एफर्ट्स की जा रही हैं कि वहां पर जो है वो ईरान का मामला कामयाब हो जाए, और जिससे बड़ी जंग यानी कि ना छिड़े, खासकर ईरान की जंग। बाकी मैंने आपको बता दिया कि सीरिया, लेबनान, इधर उधर वहां पर इजराइल हमला करता भी है, अगर बड़ी जंग छेड़ता भी है तो इजरायली आर्मी को लड़ना पड़ेगा, अमेरिका को नहीं। और इजरायली आर्मी, बल्कि वो ज्यादा बगावत होगी अंदर, वो उनकी आर्मी एग्जॉस्टेड है। सिर्फ इजराइल ये चाहता है कि अमेरिका आए जिसके कवर में वो ये काम कर सकें, और इजिप्ट, जॉर्डन, इधर उधर अमेरिका आने वाला नहीं है। अगर वो कहीं पर आ सकता है तो वो आएगा ईरान के मामले के अंदर। आप इस वक्त नोट करें, जो नेतन्याहू वाशिंगटन के खिलाफ बयान दे रहा है, यानी ट्रंप की जो पोजीशन है उसके खिलाफ आकर बयान दे रहा है। ट्रंप कह रहा है कि मैं हमला नहीं करना चाहता, नेतन्याहू कह रहा है नहीं मैं तो हमला करूंगा, और मैं तो किसी भी वक्त हमला कर सकता हूं। आपको लगता है ये सिंपल है? ये बहुत आसान है। ज़ेलेंस्की का हशर तो देखा है ना नेतन्याहू ने, ठीक है, ज़ेलेंस्की का हशर नेतन्याहू ने देखा है, और वो यूं आकर ट्रंप के खिलाफ खुलकर बयान दे रहा है। ये कोई सादा मामला नहीं है, उसको पता है कि ट्रंप क्या एक्शन ले सकता है और क्या कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो ये बता रहा है कि वो अटैक करेगा, ठीक है ना। तो ये किसी तौर पर इसको जो है वो सिंपल ना लिया जाए। तो इसलिए ये बड़ा क्रूशल मामला है, और सबको मिलकर जो है जंग को रोकना है, गजा के सीज़फायर के लिए कोशिश करनी है, और ईरान जंग को प्रिवेंट करना है। और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं, मुसलमानों को वक्फा अमन की जरूरत है ताकि वो अपनी तामीर कर सके, ना कि जंगों की, और वो जंगें जिसमें उन्होंने अमेरिका से लड़ना है, ठीक है। इसमें कोई फायदा नहीं है, इस जंग का कोई फायदा नहीं है, और ईरान इस बात को समझता है, और बाकी इस्लामी दुनिया भी इस बात को समझती है। ईरान की आर्मी अलबत्ता पूरी तरह से तैयार है कि अगर इजराइल ने अटैक किया तो फिर जवाब तो देना है। ईरान के जो एयरफोर्स कमांडर हैं उन्होंने कहा है, आवर फोर्सेज आर ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट आवर एयर स्पेस विद ऑल देयर माइट एंड कैपेबिलिटीज। पूरी तरह से हम तैयार हैं। और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स वहां से आई हैं, रोम से, और उन्होंने ये कहा है कि वो एक तो ये जो न्यूक्लियर वेपन है इसको रिलीजियसली अच्छा नहीं समझते, हम तो ये बनाना नहीं चाहते, हम मजहब हमें इसकी इजाजत नहीं देता। फिर उन्होंने कहा कि हम एक न्यूक्लियर फ्री जोन प्रपोज कर रहे हैं, यानी वो भाई मिडिल ईस्ट में किसके पास न्यूक्लियर है? इजराइल के पास है। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये आप पूरे मिडिल ईस्ट को न्यूक्लियर फ्री जोन बना दें, किसी के पास भी न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। इजराइल ने अमेरिका की एक तरह से, देखें, जॉन एफ कैनेडी नहीं चाहते थे कि इजराइल जो है वो न्यूक्लियर बनाए। आप देखिए कि इजराइल ने अपना, अब वैसे वो हर चीज, वो ये भी कहता है कि हम जेनोसाइड कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहता कि हमारे पास न्यूक्लियर है। उसकी क्या वजह है? तो कुछ ऐसे मामलात होते, तो जॉन एफ कैनेडी जो है वो नहीं चाहते थे इजराइल न्यूक्लियर बनाए, लेकिन जैसे तैसे करके इजराइल ने न्यूक्लियर बना लिया। तो ईरान कह रहा है, और उर्दगान भी ये बात कर चुका है, और बाकी सऊदी अरेबिया भी, सारे कह रहे हैं कि भाई ठीक है, किसी का भी न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब जरा कुछ हेडलाइंस देखिए। आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम इज पीसफुल and we oppose weapons of mass destruction based on our religious foundations and defensive doctrine।
कोई भी वेपन जो मैस डिस्ट्रक्शन का है, रिलीजियसली हम उसको सही ही नहीं समझते। तो ये बात फिर जो साबित हो रही है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि मसला न्यूक्लियर का नहीं है। न्यूक्लियर को जवाब बनाकर सिर्फ ईरान पर अटैक करने जा रहा है इजराइल, और मकसद है अमेरिका को ड्रैग करना। वी अडेयर टू डिप्लोमेसी एंड वांट अ न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन। न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बना दे पूरे मिडिल ईस्ट को। द ज़ायनिस्ट एंटिटी इज द मेन ऑब्स्टेकल टू अ मिडिल ईस्ट फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। सबसे बड़ी रुकावट कौन है? इजराइल, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये कहां पर खड़े होकर ईरान के फॉर्मेट से बात कर रहे हैं? रोम के अंदर बात कर रहे हैं। रोम के अंदर और क्या हो रहा है? एक तो यह है कि जो ओमान के एम्बेसडर हैं उनकी रिहायशगाह के ऊपर मुलाकात हो रही है, 2 सेपरेट कमरों के अंदर दोनों डेलीगेशन बैठे हुए हैं। और यहां पर भी आप देखिए मुलाकात रोम के अंदर हो रही है, लेकिन इटली होस्ट नहीं कर रहा, ओमान के एम्बेसडर के रेजिडेंस के ऊपर यह मुलाकात हो रही है। तो यहां पर भी उन्होंने एक इस्लामी दुनिया एक के मुल्क को इज्जत बख्शी है, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट बात समझने की यह है कि रोम के अंदर क्यों, इससे पहले लंदन में होता है, पेरिस के अंदर होता है, लेकिन अब की बार रोम के अंदर क्यों हो रही है? अमेरिका इससे ये मैसेज दे रहा है यूरोप को कि अब यूरोप में उनका जो सबसे क्लोज तरीन कंट्री होगा वो इटली होगा, बर्तानिया नहीं, फ्रांस नहीं, जर्मनी नहीं, सबसे क्लोज तरीन जो कंट्री होगा वो उनकी तरफ से जो इटली होगा। और जेडी वैंस इस वक्त जो है वो इटली पहुंचे हुए हैं, ठीक है। और जेडी वैंस ने यमन जंग की भी मुखालफत की है और ईरान जंग की भी मुखालफत की है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं कि जैसे स्टीव विटकॉफ है ना, कभी आप सोचते हैं कि स्टीव विटकॉफ को क्यों ट्रंप ने बनाया हुआ है? अच्छा, अब आप देखिए कि ये वाले जो काम हैं वो तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करता है, जैसे वो एंटनी ब्लिंकन आपको नजर आता था, तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम है। लेकिन स्टीव विटकॉफ को क्यों भेजा हुआ है? क्योंकि ये जो है ना मार्को रूबियो, इसने ईरान जंग की हिमायत की हुई है, तो उसको इसलिए वहां पर नहीं भेजा। ट्रंप जो है ना बेसिकली बहुत सारे हॉकिश जो वॉर मॉन्गरर्स हैं उनको अपनी इंतजामिया में ला चुका है। अब उसको समझ नहीं आ रही कि वो करे क्या। वैसे तो वो पावरफुल है, वो अपनी बात मनवा भी लेता है, किसी पर इम्पोज भी कर सकता है सारी चीजें, लेकिन बहरहाल अब एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया गया तो उसकी राय तो लेनी है। तो जब वो मुखालफत करेगा एक चीज की तो उसको वहां पर तो नहीं भेजा जा सकता। तो जो स्टीव विटकॉफ है वो दरअसल ट्रंप की आप कह लें कि कॉपी है। स्टीव विटकॉफ वही बोलता है जो ट्रंप उसको कहता है, और चूंकि ट्रंप खुद एक बिजनेसमैन है और स्टीव विटकॉफ भी एक बिजनेसमैन है, तो इसलिए उसने जो है वो इसको आगे किया हुआ है। स्टीव विटकॉफ ने ईरान जंग की मुखालफत की है, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जो देखते हैं ये मामला किस तरफ जाते हैं, मैं आपको बता दूं कि तमाम चीजों के बावजूद अगर इसराइल अटैक करता है ईरान के ऊपर, ये उसकी सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन होगी और वो भूल जाएगा अपनी सारी कैलकुलेशंस को। जो ईरान का मिसाइल आर्सेनल है वो फ्लैट कर सकता है इसराइल को, मलबे का ढेर बना देगा इसराइल को। इतने ज्यादा मिसाइल उनके पास हैं और बड़े डिस्ट्रक्टिव मिसाइल हैं, और थार्ड और एरो और जो भी उनके पास है वो सब खत्म हो जाएगा। इसराइल को कोई बचाने वाला नहीं होगा। और इसका मुजाहरा अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, इन सब का एयर डिफेंस डिप्लॉय था। ईरान ने जब अटैक किया था, इन सब के एयर डिफेंस को चीरते हुए ईरानी मिसाइल गए थे। कोई नहीं बचा सकेगा इसराइल को। और यहां पर यह भी एस्टिमेट है इसराइल के खुद अंदर, और वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप का क्या पता कि जब उसकी मुखालफत में जाकर अटैक किया जाएगा तो ट्रंप अपने आप को पीछे कर सकता है। अगर वो यूक्रेन से अपने आप को पीछे कर सकता है तो वो इसराइल से भी अपने आप को पीछे कर सकता है। ट्रंप से अब फिर कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते। आपने उसकी ईगो का चैलेंज कर दिया ना, कि जब वो मना कर रहा है उसके बावजूद जाकर अटैक कर दिया, तो फिर इसका नतीजा ये भी निकल सकता है। इस ज्यादा लाड के अंदर मत रहो। ये इसराइल के अंदर भी कैलकुलेशन है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पर मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर इसराइल अटैक करता है तो वो अपने जना आखिरी बटन दबाएगा अपने इख्तिताम का। वहां पर मुज़ाकरात का कामयाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वहां पर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो इसराइल के पास ज्यादा जवाज होगा। जवाज इन अ सेंस मगरबी सपोर्ट के हम तनाजुर में बात कर रहे हैं, अमेरिकी सपोर्ट के तनाजुर के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो इसराइल अमेरिका को कहेगा देखें आप तो मुज़ाकरात करवा नहीं सके, आप तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रुकवा नहीं सके, तो ईरान तो अगले 48 घंटों में बनाने जा रहा है, तो हमें बस अभी अटैक करना है, ठीक है। तो मुज़ाकरात वहां पर कामयाब हो जाए, उसके बाद इसराइल अगर अटैक करेगा तो वो अपनी इख्तिताम को दावत देगा। इस वक्त इसराइल के अंदर की सूरत हाल यह है कि 1,40,000 तादाद पहुंच चुकी है, और सदर और फलाना और इन सब के घरों के बाहर मुजाहरे किए जा रहे हैं। प्रोटेस्ट आउटसाइड द प्रेसिडेंट रेजिडेंस, हेड ऑफ द कनीसत फॉरेन अफेयर्स कमेटी एंड द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, और डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो होम्स ऑफ द मिनिस्टर्स एंड कनीसत मेंबर्स टू डिमांड द रिटर्न ऑफ द प्रिजनर्स सोल्जर्स फ्रॉम गाजा। और इसके अलावा आप देखिए कि हिजबुल्लाह को डिसार्म करने की कोशिश की जा रही है, और वो भी एक इजरायली प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर हिजबुल्लाह के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने स्पीच की है और उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता।
और ये अब लेबनीज गवर्नमेंट चूंकि खुद उसने बयान जारी किया कि हिजबुल्लाह डिसार्म हो जाए, अपने हथियार डाल दे, और उसने कहा है कि रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए जरूरी है कि हिजबुल्लाह डिसार्म हो जाए। ये बात इजराइल की तरफ सामने आई, फिर लेबनीज गवर्नमेंट ने इस बात को किया। तो सेक्रेटरी जनरल ने स्पीच करते हुए कहा कि लेबनान कैन नॉट मूव फॉरवर्ड अंडर यूएस गार्डियनशिप। ये जो अमेरिका के नुमाइंदे यहां पर आकर बैठ गए, इनकी सरपरस्ती, इनके डायरेक्शन में मुल्क चलने वाला नहीं है। दोज कॉलिंग फॉर द डिसआर्ममेंट ऑफ द रेजिस्टेंस बाय फोर्स आर ऑफरिंग अ फ्री सर्विस टू इजरायली enemy and are aiming to sow discord between the resistance and the army. This discord will not happen. कि हम हथियार डाल दें, इसका मतलब आप तो इजराइल के लिए फिर काम कर रहे हैं, तो इजराइल के हमले को आकर कौन रोकेगा? लेबनीज आर्मी रोकेगी। और दूसरा यह कि हम लेबनीज आर्मी के साथ कॉपरेशन के साथ चल रहे हैं, तो आप हमें कह रहे हैं कि डिसार्म हो जाओ और हम तो नहीं होंगे, तो इसका मतलब फिर आप आर्मी को भेजेंगे, तो इसका मतलब आप हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि होश के नाखून लेंगे ये जो नुमाइंदे आकर बैठ गए हैं लेबनीज गवर्नमेंट के, और इस चीज को भूल जाएं, ये होने वाला नहीं है। द रेजिस्टेंस वेपन्स आर एक्सक्लूसिवली टायर्ड टू कन्फ्रंटिंग द इजरायली एनिमी। वो कह रहे हैं कि हमारे जो वेपन्स हैं वो एक्सक्लूसिवली वो हमने रखे ही इसलिए हैं कि जब इजराइल अटैक करेगा तो हम जवाब देंगे, उनका और कोई मकसद नहीं है, ठीक है ना। तो ये वहां पर भी एक कशीदगी चल रही है जिसको मुकम्मल तौर पर कन्फ्रंट कर रही है हिजबुल्लाह। और आप आखिरी स्टेटमेंट देखिए, वेल द अमेरिकन्स मूव मनी टू स्विस बैंक्स अमिड यूएस अनसर्टेनिटी। तिजारती जंग और मिडिल ईस्ट की जंग, यूक्रेन, ये सारा उसका नतीजा क्या निकल रहा है? तो खासकर तिजारती जंग के वो पैसा वहां से शिफ्ट कर रहे हैं, कहां? यूरोप के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर ट्रंप यूक्रेन की जंग, मिडिल ईस्ट की ये जंगें ना रुकवा सका तो ये अगला बाइडन बनेगा। विद इन मंथ्स ट्रंप साहब अगले बाइडन होंगे, कि जो कुछ भी नहीं कर सका, कोई अथॉरिटी नहीं उसके पास, और जंगें जो रुकवाने का नारा लगवा कर आया था वो जंगें तो और फैल गई। यमन का मामला कहां पहुंचा हुआ है, और यहां पर हम क्रॉस रोड के ऊपर खड़े हुए हैं। तो ट्रंप को बहुत जरूरी है उसके अपने लिए वो जंगें रुकवाए, वगैरह ना वो अगला बाइडन होगा। ग्रोइंग नंबर ऑफ वेल्दी अमेरिकन्स आर मूविंग मनी टू स्विस बैंक्स इन अ एफर्ट टू प्रोटेक्ट देयर एसेट्स एंड डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम द यूएस डॉलर। अमेरिकी डॉलर से खुद वो अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और अपने एसेट्स को स्विट्जरलैंड के अंदर, यूरोप के अंदर जो है वो मुंतकिल कर रहे हैं। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ऑफशोर अकाउंट्स एज अमेरिकन्स लुक टू डी अमेरिकनाइज देयर पोर्टफोलियोज। अमेरिकन कह रहे हैं कि हमें अमेरिकन शो ही ना करो, और ऑफशोर अकाउंट्स आप सारा समझते हैं, तो वो डी अमेरिकनाइजेशन कर रहे हैं, अंदाजा करें। मैनी आर रिक्रिएटिंग टू व्हाट दे परसीव एज अ वीकेंड यूएस डॉलर। अमेरिकी डॉलर जो है वो कमजोर पड़ने वाला है, ये अमेरिकन बिलियनर्स इस वक्त परसीव कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं। बर्डन्ड बाय द माउंटिंग नेशनल डेट एंड फिस्कल वोलेटिलिटी। खासकर ये जो अनसर्टेनिटी है और फिर जो कर्जा चढ़ गया, दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज मुल्क अमेरिका है, फिर भी बिलियंस एंड बिलियंस है वो यमन जंग में झोंक रहा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इससे डॉलर और ज्यादा कमजोर होगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज ड्राइविंग ऑफशोर वेल्थ स्ट्रेटजीज। तो ये ट्रंप के लिए बहुत जरूरी है, अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है कि वो इन जंगों को रुकवाए, खासकर जो चल रही हैं। बाकी चीन के साथ जो भी मामला है वो बाद में चलता रहेगा, ये रुकवाना बहुत जरूरी है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।